ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिका से बातचीत का हमें संदेश मिला है। आरागची ये कहते नजर आ रहे हैं, अमेरिका बातचीत को जारी रखना चाहता है। चीन से हमारे अच्छे संबंध हैं। शांति बहाली में चीन की मदद का हम स्वागत करते हैं। और ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान एक बहुत बड़ा राजनीतिक टकराव सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने यूएई पर सीधा हमला बोल दिया। ईरान का आरोप है कि यूएई सिर्फ अमेरिका और इजराइल का मूक दर्शक नहीं है। ईरान ने अपने खिलाफ सैन्य अभियानों में सीधा उनको भागीदार बताया है और दोनों राजनयिकों का यह सीधा टकराव ब्रिक्स के सम्मेलन में देखने को मिला है। और ब्रिक्स के मंच पर अब एक नया कूटनीतिक मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती तल्खी ने संगठन के भीतर खलबली मचाकर रख दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने सीधा और गंभीर आरोप लगाया है कि इस क्षेत्रीय तनाव में यूएई पूरी तरह से अमेरिका के पाले में आकर खड़ा हो गया है। ईरान ने यह आरोप कुछ दावों के आधार पर लगाया है। तेहरान का दावा है कि यूएई ने न केवल अपने एयरबेस अमेरिका को सौंपे हैं, बल्कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को ईरान के खिलाफ उड़ान भरने की खुली छूट दे दी है। यही नहीं, ईरान के खिलाफ अमेरिका के सीक्रेट सैन्य ऑपरेशंस में भी यूएई ने जमीन और संसाधन को उपलब्ध कराया है। सबसे बड़ा आरोप इंटेलिजेंस को लेकर है। कहा जा रहा है कि यूएई अपने एडवांस रडार और खुफिया डेटा सीधे अमेरिका और इजराइल के साथ साझा कर रहा है। ईरान का मानना है कि जब अमेरिका पर हमले का खतरा बढ़ा तो यूएई ने अपने डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी बेसों की ढाल बनाकर रख दिया है। ईरान यह भी आरोप लगाता है कि ब्रिक्स की बैठकों में भी यूएई का रुख लगातार ईरान विरोधी रहा है और वो हर उस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है जो तेहरान की घेरेबंदी करता है। और ईरान पर नए हमले को लेकर इजराइल से एक बड़ी खबर आ रही है। पहली खबर यह है कि नए ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। दूसरी खबर, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर अब टारगेट पर होगा। तीसरी खबर, किसी भी वक्त हमले की आशंका बढ़ गई है। चौथी खबर, पहले से ज्यादा घातक अटैक इस बार किया जाएगा। पांचवी बड़ी खबर, नेतन्याहू और रक्षा मंत्री, इजरायली रक्षा मंत्री यह ऐलान करते नजर आए हैं। और इजराइल और अमेरिका के संयुक्त एक्शन में ईरान के परमाणु प्लांट और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति बन चुकी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का साफ कहना है कि ईरान आज जितना भी कमजोर पहले नजर नहीं आया है, इस बार अरब देश भी इस बार जंग में पहले से ज्यादा और मुकाबले में बुरी तरह से पिस सकते हैं। इस बात की आशंका लगाई जा रही है। डिटेल्स के लिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने क्षेत्र के उन संतुलित और मध्य मार्गी ताकतों के साथ सहयोग बढ़ाएंगे जिन्होंने इजराइल के साथ चलने के फायदे समझ लिए हैं। नेतन्याहू का मतलब साफ है कि वो ईरान के खिलाफ पर्दे के पीछे एक महागठबंधन बना चुके हैं, जबकि इजराइल के पास इस पूरे मामले में क्षेत्रीय सहयोगी होंगे। वो अपनी सैन्य कार्रवाइयों को और भी ज्यादा आक्रामक बना सकता है। ये पूरे पश्चिम एशिया के लिए एक विस्फोटक स्थिति बनने जैसा माहौल बन रहा है। ईरान से जंग के बीच यूएई दौरे की खबरें। यूएई जैसे देशों को अपनी आधुनिक मिसाइल डिफेंस तकनीक जैसे आयरन डोम और आयरन बीम लेजर सिस्टम देना, सऊदी का ईरान पर हमले की खबर आना, ये सब संकेत है कि एक बड़ा खेल पर्दे के पीछे खेला जा चुका है और इस बार जो कुछ होगा वो पहले से और घातक और विध्वंसक होगा। और इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि विनाश के इस युद्ध में इस बार खाड़ी देश भी सीधे शामिल हो। जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हॉरेट्स अखबार की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल में भले ही कोई हाई अलर्ट ना दिखे, लेकिन अगले कुछ दिनों में सीधा मिलिट्री क्लैश शुरू हो सकता है। ट्रंप की टीम ने यह साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अड़ंगा डाला तो अमेरिकी नौसेना उस नाकेबंदी को बलपूर्वक तोड़ भी सकती है। वॉशिंगटन में चिंता इस बात की है कि अगर ईरान के तेल के कुओं में आग लगी तो फिर पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी।
39 ट्रिलियन के कर्ज में दबा अमेरिका क्या एक और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। पहला चरण 24 से 48 घंटे का हो सकता है, जिसमें संभव है कि ईरान के मौजूदा नेतृत्व को एक बार फिर टारगेट किया जाए। कमांड सेंटर्स को तबाह किया जाएगा, सरकारी मिनिस्ट्रीज पर बमबारी की जाएगी। दूसरा चरण 2 दिन से लेकर 7 दिन तक चल सकता है, जिसमें ईरान की मिसाइल साइट्स को फिर से निशाना बनाया जाएगा। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को बंकर बस्टर बम से तोड़ा जाएगा। न्यूक्लियर साइट्स जैसे नतान्स और फोर्दो को निशाना बनाया जाएगा। मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को बर्बाद किया जाएगा। तीसरा चरण 7 से 14 दिन का हो सकता है, जिसमें ईरान के नेवल बेसिस को तबाह किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण लेने की कोशिश होगी। ईरान की नेवल और एयर पावर को खत्म करने का मकसद होगा। चौथा चरण 14 से 30 दिन का हो सकता है, जिसमें ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट बनाया जा सकता है। पावर प्लांट्स को तबाह करने की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा खर्ग द्वीप पर कब्जा कर ईरान की आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह तोड़ने की योजना होगी। लेकिन ईरान भी इस मामले में कमजोर नहीं है। सीज फायर के बीच ईरान ने खुद को दोबारा से तैयार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की 30 मिसाइल साइट्स ऐसी हैं जो दोबारा से ऑपरेशनल हो गई हैं। 70% मिसाइल जो है उसके स्टॉक पॉइल उसका अब तक बचा हुआ है। 90% ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज अभी भी उसकी सक्रिय हैं। नई कमांड स्ट्रक्चर भी बना दी गई है। प्रॉक्सी फोर्सेस अब और भी ज्यादा पहले से खतरनाक होती नजर आ रही है। और खबर यह है कि ट्रंप के चीन दौरे के दौरान अमेरिका की बेइज्जती हो गई है। प्रोटोकॉल पर यूएस और चीन में भिड़ंत हो गई है। सुरक्षा कर्मियों और पत्रकारों में झड़प की खबर है। सीक्रेट सर्विस एजेंट को रोकने की खबरें आई हैं। एक महिला स्टाफ भी धक्का मुक्की में घायल हो गई है। और चीन में अमेरिका की भारी बेइज्जती हुई है। क्या डिटेल्स है जरा ये जान लीजिए। फटाफट आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस स्टाफ के साथ धक्का मुक्की हुई है और महिला अधिकारी को इस दौरान धक्का लगा है और वो जमीन पर गिर गए। टेंपल ऑफ हेवन में सीक्रेट सर्विस एजेंट को रोका गया है। इसके साथ खबर यह है कि अमेरिकी पत्रकारों को भी मोटरकेड से दूर रखा गया। कड़ी निगरानी और प्रतिबंधों से नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यूएस प्रेस टीम को बिल्डिंग रूम में बंद कर दिया गया। पत्रकारों ने जबरन चीन की सिक्योरिटी को पार किया है। बीजिंग में यूएस के पत्रकारों पर सख्त नियंत्रण रखा गया था। यूएस पत्रकारों की पानी की बोतलें तक भी जब्त कर ली गई हैं। यूएस स्टाफ के शौचालय जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अमेरिकन स्टाफ की लगातार चाइना में निगरानी रखी गई है।